53 है। अभी तक जो पढ़ा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, उसमें कुछ चीज़ समझ आई हो? कुछ समझ नहीं आया? गुड। चलो फिर बताएं, दो मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं क्या? 5 मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर्स क्या हैं? कि 6 हैं? 6 हैं। राइट इशू, बोनस इशू, इंट्रोडक्शन, प्राइवेट प्लेसिंग, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, मार्केट AIM, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यही थे। डेट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हमने पढ़ लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड वारंट? वारंट और कन्वर्टिबल बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मीन एक पेपर है जिसके अंदर आपको 5 सालों के लिए सपोज इशू हुआ है, तो 5 साल उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रिडम्पशन टाइम पे मीन जब वो रिडीम होना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप शेयर भी ले सकते हो, या उस वक्त जो बॉन्ड की वैल्यू होगी लाइक फेस वैल्यू वो ले सकते हो। और एक रैशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, देखेगा कि अगर बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो वो लेगा, और अगर शेयर ऑप्शन ज़्यादा है तो वो लेगा। ठीक हो क्या? मीन आप दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हो। इसमें भी क्या हो रहा है कि अगर आपने शेयर पे जाना है तो बॉन्ड की फेस वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगी? सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। अगर आपने शेयर पे जाना है तो बॉन्ड की फेस वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगी? सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। ऐसे ही है। वारंट क्या है? वो भी कन्वर्टिबल बॉन्ड ही है, लेकिन वो एक पीस ऑफ पेपर नहीं है। उस पीस ऑफ पेपर को तोड़ा जा सकता है 2 पार्ट में। उसमें शेयर ऑप्शन वाला पार्ट सेपरेट किया जा सकता है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिडम्पशन वाला पार्ट सेपरेट किया जा सकता है। एक बंदे ने वारंट खरीदा, मीन बॉन्ड कन्वर्टिबल खरीदा, 5 साल उसे चलाया, अपने पास रखा, 5 साल उस पर इंटरेस्ट खाया। एंड पे आके अगर उसे नज़र आ रहा है कि शेयर वाली वैल्यू ज़्यादा है तो क्या करेगा? वो बॉन्ड की फेस वैल्यू सेक्रीफाइस करके शेयर ऑप्शन में चला जाएगा। क्या कहला? एक बंदे ने वारंट खरीदा, खरीदने के बाद उसने उसका शेयर वाला पार्ट जो है वो किसी को बेच दिया, फेस वैल्यू वाला पार्ट अपने पास रखा, उस पर 5 साल इंटरेस्ट खाता रहा। क्या कहला है? 5 साल इंटरेस्ट खाता रहा। एंड पे क्या करेगा? वो फेस वैल्यू वाला पार्ट दे के 100 का सपोज बॉन्ड था, 100 ले लेगा। साथ उसने शेयर वाला पार्ट जो है वो किसी को 15 रुपए का बेच दिया, तो एंड पे 100 भी से अपना मिल गया। वो शेयर वाला पार्ट बेच के 15 भी से मिल गए, और साथ 5 साल इंटरेस्ट भी ये खाता रहा। अब इसके पास एंड पे शेयर ऑप्शन नहीं है। शेयर ऑप्शन किसके पास है? जिसको शेयर वाला पार्ट बेच दिया, उसे सपोज 15 का बेचा, 5 साल बाद शेयर की प्राइस होगी 30, या शेयर की वैल्यू कन्वर्ट करके कितनी होगी? 30। तो उसे 15 लगा के 5 साल बाद कितने मिल रहे हैं? 30। अब ये 30 लेने के लिए कंपनी इसे देगी 130, तो इसे क्या करना पड़ेगा? साथ 100 वाला एक बॉन्ड जो है वो लगाना पड़ेगा, फिर वो 30 अपने अवेल कर सकेगा। 100 वाला साथ एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और वो 100 वाला किससे लेगा? इसी से ही 100 वाला लेगा, या मार्केट से 100 वाला लेके उसके साथ अटैच करके तो कंपनी को 100 देके कितने ले रहा है? 130। क्यों? 30 तो उसने अपने वो शेयर वाले लेने हैं, तो कंपनी कैसे देगी कि भाई ये बॉन्ड तो 100 वाला था। तो ये 30 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बॉन्ड की फेस वैल्यू। तो बॉन्ड की फेस वैल्यू सेक्रीफाइस ये एक तरह का कैसे कर रहा है शेयर ऑप्शन लेने वाला? 100 का साथ एक बॉन्ड या नोट लगा के। सो कन्वर्टिबल बॉन्ड और वारंट में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि शेयर ऑप्शन वाला पार्ट सेपरेट किया जा सकता है, उसे सेपरेटली ट्रेड बेचा भी जा सकता है। क्या कहला है? अगर आपने बेचा नहीं है तो एंड पे अगर शेयर ऑप्शन लेनी है तो आपको बॉन्ड की फेस वैल्यू सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। एक नॉर्मल कन्वर्टिबल बॉन्ड में भी वैसे करना पड़ता है कि फेस वैल्यू पे आप रिडीम नहीं करना चाह रहे, किस पे रिडीम करना चाह रहे हो? शेयर ऑप्शन पे। लेकिन अगर शेयर वाला पार्ट बेच दिया है वारंट में, तो जिसके पास शेयर वाला पार्ट है उसने एंड पे क्या करना है? वो शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? साथ एक फेस वैल्यू का बॉन्ड लगा के फिर वो वारंट की शेयर ऑप्शन अवेल कर सकेगा। क्या कहला? सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि शेयर ऑप्शन वाला पार्ट इसमें सेपरेट हो सकता है वारंट में, कन्वर्टिबल बॉन्ड में सेपरेट नहीं हो सकता। कन्वर्टिबल बॉन्ड में भी एंड पे 2 ही ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन है या फिर फेस वैल्यू। शेयर ऑप्शन पे जाना है तो फेस वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगी? सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। तो इधर शेयर ऑप्शन लेने के लिए इसके पास तो फेस वैल्यू नहीं है, तो ये शेयर ऑप्शन लेने के लिए क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा 100 वाला फेस वैल्यू का बॉन्ड साथ लगा के, मीन एक 100 वाला नोट लगा के ये 130 लेगा कंपनी से। मिल कितने रहे हैं इसको? 15 के अगेंस्ट 30 ही मिल रहे हैं, लेकिन 100 दे के वो भी साथ मिल रहे हैं। मीन वैसे 30 कंपनी नहीं देगी, मीन वो लाइक कन्वर्टिबल बॉन्ड ही हो गया ना एंड पे, कि कंपनी ने क्या करना है? आपको
फेस वैल्यू की बजाय क्या करना है, शेयर ऑप्शन देनी है। क्लियर होती है बात? अब 2 लाइनें वारंट की अगर पढ़ लें तो शायद समझ आ जाएगा। वारंट कहाँ पे है? ऑन पेज 6. A warrant is similar to a convertible bond in that the warrant allows the holder to buy stock at a set price rather than convert the underlying bond into stock. मीन बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, स्टॉक बाय कर सकता है। मीन इसका शेयर ऑप्शन वाला पार्ट जो है वो बाय सेल हो सकता है। एज सच द स्टॉक पार्ट ऑफ वारंट, स्टॉक का मतलब क्या है यहाँ पे, शेयर ऑप्शन पार्ट of a warrant can be separated from the bond and traded on its own, whereas a convertible bond cannot be separated. convertible bond का एक ही पार्ट होता है, एक ही पेपर होता है, उसमें स्टॉक मीन शेयर ऑप्शन वाला पार्ट सेपरेट नहीं किया जा सकता, ट्रेड नहीं किया जा सकता। कन्वर्टिबल हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से थे? जो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। कैन बी ट्रेडेड इन बोथ मार्केट, इफ शॉर्ट टर्म इन मनी मार्केट, इफ लॉन्ग टर्म कैन बी ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। कोई एग्जांपल दी जा सकती है? लोन नोट है, कमर्शियल पेपर है, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। इवन टी बिल्स को भी कुछ लोग कहते हैं कि ये भी हाइब्रिड हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म ही होता है। ठीक हो गया। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या है? कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या है? जिसमें होल्डर के पास ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आइदर टू कन्वर्ट इट इनटू शेयर्स और ही कैन रिडीम विद फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जी नेक्स्ट पेज 7 हमने कवर कर लिया सारा का सारा। पेज 7 के एंड पे हमें ट्रेड क्रेडिट मिलेगा। ट्रेड क्रेडिट क्या था? उधार पे चीजें लेना जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक इन्वेंट्री आपने सप्लायर से उधार पे ले ली, 30 to 90 डेज में आपने पेमेंट करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कुछ सप्लायर इस तरह की पॉलिसी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर आफ्टर 90 डेज भी आपने पेमेंट नहीं की तो आपको डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। वो क्या बन जाएगा, एक तरह का इंटरेस्ट बन जाएगा किसके ऊपर, ड्यू अमाउंट के ऊपर। ठीक हो गया। अगर सप्लायर की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसके फायदे हो सकते हैं, कुछ ट्रेड क्रेडिट के फायदे हो सकते हैं। इससे कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो अच्छी हो सकती है। कैश फ्लो पड़ी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट FR 1 में नहीं पड़ी अभी तक? जिन लोगों ने पढ़ी हुई है वहां पे कोई वर्किंग कैपिटल होता था, शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या ख्याल है? तो अगर आपको सप्लायर की तरफ से ज्यादा डेज का क्रेडिट मिल गया जिससे आप अपने शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो, तो एक फायदा लिखा जा सकता है। और फायदा क्या हो सकता है? और फायदा क्या हो सकता है? आप अपने एक्सपेंसेस को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। कभी कैश शॉर्ट है तो आप अपने एक्सपेंसेस को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। बात वहीं पे आ गई। और फायदा क्या हो सकता है? इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ये फायदा, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? अगर आप ओवरड्राफ्ट पे जाते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप सप्लायर से अरेंजमेंट कर लो यार थोड़ी देर बाद पेमेंट लेनी, रादर देन बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना या कोई शॉर्ट टर्म लोन लेना। क्रेडिट से भी आप मैनेज कर सकते हो, तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। नुकसान इसके क्या हो सकते हैं? अगर आपने ड्यू टाइम पे पेमेंट नहीं की तो डिफॉल्ट सरचार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपने ऑन टाइम पेमेंट नहीं की तो आपको फर्दर क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, जिससे आपके ऑपरेशनल प्रॉब्लम राइज हो सकते हैं। अगर आपने ऑन टाइम पेमेंट्स नहीं की तो सप्लायर के साथ आपका रिलेशन खराब हो सकता है और उसमें सप्लाईज बंद हो सकती हैं और फॉर एवर बंद हो सकती है। और अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो आपका बिजनेस तबाह भी हो सकता है। ये इसके 3 फायदे 3 नुकसान जरा पढ़ के देखें, समझ आती है बात। पहला फायदा क्या है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा फायदा क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो आप परचेज कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट्स। 30-90 डेज बाद आप पेमेंट कर सकते हो, 30 to 90 डेज के टाइम पीरियड के लिए। और फायदा क्या है कि इन्फ्लेशन अगर हो भी रहा है तो आपने एंड पे कितने पे करने हैं, जितने पे करने हैं, और उसका फायदा आप ले लोगे कैसे? वो प्रोडक्ट्स जब आप प्रोड्यूस करके हाई प्राइस पे बेचोगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। हाँ, इन्फ्लेशन के अंदर इससे बिजनेस को फायदा मिलेगा। क्यों? आपने सप्लायर को पेमेंट करनी है 90 डेज बाद, आपने सपोज 30 डेज बाद प्रोडक्ट्स बना के बेची, मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा थी, एडवांटेज इन्फ्लेशन का कौन ले गया? आप, सप्लायर को नहीं मिला। हाँ, आज रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया, लेकिन आप पुरानी प्राइस पे ही क्रेडिट पे खरीद चुके हो, इसे एडवांटेज मिलेगा किसको? आपको, सप्लायर को नहीं। मसले क्या है? पेमेंट्स डिले करेंगे तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो है वो अफेक्ट हो सकती है। मीन कंपनी की रेप्यूट अफेक्ट हो सकती है कि गंदी कंपनी है, ऑन टाइम पेमेंट नहीं करती। क्या ख्याल है?
पेमेंट डिले करने से या डिफॉल्ट जाने से आपको फर्दर जो है वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पेमेंट डिले करोगे, एग्री टाइम पीरियड में पे नहीं करोगे तो रिलेशन विद सप्लायर आपका अफेक्ट होने से सप्लाईज आपकी अफेक्ट हो सकती है, और उन सप्लाईज का अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो आपका बिजनेस तबाह भी हो सकता है। तो 2-3 एडवांटेज 2-3 डिसएडवांटेज लिखे जा सकते हैं। क्या ख्याल है? कमर्शियल पेपर पढ़ लिया आपने। डेट फाइनेंस पे जाने के भी कुछ फैक्टर्स हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के फैक्टर्स है कि आधे इक्विटी पे जाना है या डेट पे जाना है। तो सिर्फ डेट पे जाने लगे हो तो उसमें कुछ बातों को आपने कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? अवेलेबिलिटी, कि कौन सा डेट आपके लिए अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है आपकी हालत पे, मीन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी। अगर आपकी गियरिंग बहुत ज़्यादा हाई है, गियरिंग बहुत ज़्यादा हाई है, तो फर्दर आपको लॉन्ग टर्म डेट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म तो शायद मिल सकता है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं मिलेगा। कैश पोजीशन आपकी ऑलवेज लो 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 रहती है, मीन आपका अकाउंट जीरो में ही रहता है, तो कोई भी बैंक शायद आपको ओवरड्राफ्ट नहीं देगा। अगर आपके अकाउंट पॉजिटिव में रहते हैं तो फिर ही बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देगा। क्या ख्याल है? अवेलेबिलिटी देखनी है। एक छोटी कंपनी है वो शायद बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, बड़ी कंपनी ही बॉन्ड इशू कर सकती है। आज आप कंपनी खड़ी करो, कहो जी मैं पैसा बॉन्ड के थ्रू ले लूँ, नहीं, आपकी कंपनी की कोई रेप्यूट मार्केट में होनी चाहिए। डिबेंचर अनसिक्योर होता है, एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी तो इशू कर सकती है, छोटी कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। क्यों? उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उसमें। तो अवेलेबिलिटी देखना पड़ती है कि हमारे पास अवेलेबल कौन सा डेट है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। ड्यूरेशन देखना पड़ती है, कितने टाइम पीरियड के लिए हमें जो है वो लोन लेना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने लोन ले के लगाना किस चीज़ पे है। किसी ऐसी चीज़ पे लगाना है जहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना है, मीन नॉन करंट एसेट्स पे लगाना है, तो फिर लॉन्ग टर्म डेट की तरफ आप जाओगे। और अगर आपने शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को मैनेज करना है, मीन इन्वेंट्री रिसीवर्स को मैनेज करने पे लगाना है, तो फिर शॉर्ट टर्म डेट लेना चाहिए। तो ड्यूरेशन डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि आपने पैसा लेके लगाना किस चीज़ पे। अगर तो किसी ऐसी चीज़ पे लगाना है जहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना है, तो फिर लॉन्ग टर्म डेट लो। क्यों? वहाँ से बेनिफिट मिलता जाएगा, आप पे करते रहोगे। शॉर्ट टर्म लोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। क्यों? वहाँ से बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलना है, तो आप पे कैसे करोगे। हाँ, अगर ऐसी जगह पे लगाना है, मीन ऐसे एसेट्स पे लगाना है जहाँ पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलना है, लाइक कोई प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको नजर आई कि साल बाद इसकी वैल्यू बड़ी बढ़ जाएगी, तो फिर आप क्या करो, शॉर्ट टर्म डेट ले लो। क्यों? वहाँ से साल बाद पैसे मिलेंगे, पे कर देना। तो ड्यूरेशन डिपेंड करती है किस चीज़ पे, एसेट के बेनिफिट पे। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म डेट, एसेट का बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलना है तो फिर शॉर्ट टर्म डेट। डिपेंड करता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट, कि आइदर आपको डेट फिक्स रेट पे लेना है या फ्लोटिंग पे लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट? फिक्स रेट मीन एक ही रेट है जो आपने पे करना है, चाहे मार्केट में रेट में जो मर्जी फ्लक्चुएशंस हो। फ्लोटिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना है। हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के अंदर आप फिक्स पे चलोगे, फ्लोटिंग पे चलोगे? फिक्स पे चलेंगे। क्यों? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है ना। क्यों? इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए स्टेट बैंक क्या करता है, पैसा मार्केट से ले जाओ, मनी की सप्लाई कम करो। कैसे कम करो? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। क्या कहला है? तो हाईली इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर हमें फ्लोटिंग पे नहीं, किस पे चलना है, फिक्स पे चलना है। हाँ, फ्लोटिंग पे जाने का फायदा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उसका एडवांटेज हम ले लेंगे। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उसका एडवांटेज हम ले लेंगे। फिक्स पे ये एडवांटेज आपको नहीं मिलता। लेकिन हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के अंदर फ्लोटिंग आपको तबाह भी कर सकता है। क्यों? एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं हाई इंटरेस्ट रेट के, तो वहां पे हमें किस पे चलना है, फिक्स पे चलना है। सो डिपेंड करता है डेट किस चीज पे, सिक्योरिटी एंड कॉविनेंट्स पे भी। बैंक कहता है कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए, और सिक्योरिटी जितने का डेट है उससे ज्यादा रिक्वायर करता है। और सिक्योरिटी पे अगर एसेट एक दफा आपने रखवा दिए हैं तो फर्दर आप उनको सिक्योर करवा के डेट नहीं ले सकते। सिक्योरिटी पे रखवा दिए हैं एसेट तो उनको आप बेच भी नहीं सकते जब तक आप डेट पे नहीं कर देते। क्या ख्याल है? तो कौन सा डेट लेना है हमें, शॉर्ट टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सिक्योरिटी एंड कॉविनेंट्स। ये कॉविनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंडीशंस अटैच टू द लोन। मीन बैंक आपके लिए कोई हाई कंडीशंस भी रख सकता है कि भाई आपको लोन चाहिए तो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी में मुझे ग्रोथ शो करो। भाई लोन चाहिए तो आपकी गियरिंग 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। भाई लोन चाहिए तो आपकी करंट रेशियो जो है वो इतने % से कम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? कंडीशंस। सिक्योरिटी के लिए एसेट नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म डेट पे तो हम नहीं जा सकते, शॉर्ट टर्म पे शायद जा सकते हैं, या डिबेंचर पे जा सकते हैं। बॉन्ड, उसमें भी सिक्योरिटी श्योरिटी को रखवाना पड़ती है। तो 4 फैक्टर्स हैं डेट के: अवेलेबिलिटी, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट रेट आइदर फिक्स और फ्लोटिंग, और सिक्योरिटी एंड कॉविनेंट्स। कॉविनेंट्स मीन कंडीशन अटैच टू द डेट मीन लोन।
डेट के फायदे हो सकते हैं, डेट के फायदे हो सकते हैं। इक्विटी के कुछ फायदे हैं, इक्विटी के कुछ फायदे हैं। लार्ज अमाउंट आप ऑब्टेन कर सकते हो, तो ये डेट का डिसएडवांटेज हो गया। मीन जो इक्विटी के एडवांटेज हैं वो डेट के क्या है, डिसएडवांटेज, और जो इक्विटी के डिसएडवांटेज वो डेट के क्या होंगे, एडवांटेज। क्या क्या है, तो इक्विटी का फायदा है लार्ज अमाउंट आप ले सकते हो, तो डेट का क्या हो गया, डिसएडवांटेज, एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगी। इक्विटी का रिटर्न हाई होता है, इक्विटी का फायदा नुकसान है, नुकसान है, डेट का रिटर्न क्या होगा, कम होगा, तो ये डेट का फायदा हो गया। इक्विटी पे आपको टैक्स सेविंग नहीं मिलती, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे टैक्स सेविंग नहीं मिलती, डेट पे आपको टैक्स सेविंग मिलती है, तो डेट का क्या हो गया, फायदा हो गया। क्या कह रहा है, और डेट का फायदा क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने जहां पे लगाना है पैसा, उसके रिटर्न के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, डेट का ड्यूरेशन टाइम पीरियड सेट कर सकते हो। हाँ, डेट में ऑप्शन है कि आप रेट फ्लक्चुएट भी कर सकते हो, फ्लोटिंग पे भी जा सकते हो, सिर्फ फिक्स्ड ही नहीं रहेगा। डेट का फायदा है कि आपने क्या करना है, डेट होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं देने, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स देना पड़ते हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या, फजूल में आपकी डिसीजन मेकिंग में आके टांगे अटकाएंगे, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आपको काला रंग नहीं चिट्टा रंग पहनना चाहिए, तो डेट वाले ऐसे रखते नहीं करेंगे कि उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद से लेंगे, इनकी कोई मुदाखलत इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्या कहलाता है, तो डेट के फायदे हैं, रेट कम होगा, इश्यूएंस कॉस्ट कम होगी, वोटिंग राइट हमने नहीं देने, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह का हम बेनिफिट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, रेट हम फ्लक्चुएट फ्लोटिंग रेट पे भी ले सकते हैं। नुकसान है डेट के, एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगी, नुकसान है डेट के कि इससे आपकी गियरिंग हाई हो जाएगी, कंपनी रिस्की हाई हो जाएगी। फायदा है डेट का कि इससे ईपीएस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नुकसान है डेट का कि बैड टाइम में भी आपको एक फिक्स रेट पे करना ही करना है, जो इक्विटी का फायदा है। क्या कहला, नुकसान है ना कि आपको बैड टाइम में भी इंटरेस्ट रेट पे करना ही करना है, आप रो रहे हो हंस रहे हो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, आप मर रहे हो जी रहे हो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। इक्विटी का ये फायदा है कि हंसोगे तो देना है, कुछ रो रहे हो तो वो भी आपको दिलासा दे के चले जाएंगे, चलो खैर है अच्छे दिन आएंगे। सो क्या है डेट के फायदे, इन्वेस्टर को फिक्स रिटर्न आपने देना है ईच ईयर, मीन प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो ज्यादा आपने नहीं देना, वो बेनिफिट ज्यादा प्रॉफिट का आप इंजॉय करोगे। क्या ख्याल है, क्यों, इक्विटी को तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उनको भी ज्यादा देना पड़ेगा। इक्विटी वाले कंपनी थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होती है तो अपना रिटर्न भी इंक्रीज कर देते हैं, जबकि यहाँ पे कोई रिटर्न इंक्रीज नहीं होगा, जो फिक्स हो गया है वही आपने पे करना है तब तक जब तक डेट चल रहा है। फायदा है, क्या फायदा है कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट इंटरेस्ट डेट होल्डर कैन अपॉइंट अ लिक्विडेटर। मीन ये फायदे किसके लिए, मेनली इन्वेस्टर के लिए पहले फायदे बताए जा रहे हैं कि इन्वेस्टर को एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा। मीन कोरोना भी आ गया तो इनको रिटर्न मिलता रहेगा, हालात मार्केट के इकॉनमी तबाह हो रही है, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, कोरोना कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो इन्वेस्टर को फायदा क्या है कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा। इन्वेस्टर को फायदा है क्या कि आप अगर इंटरेस्ट कंपनी रीपेमेंट अगर कंपनी नहीं करती तो आप लिक्विडेटर के पास जा सकते हो, मीन कंपनी से पैसे निकलवा सकते हो, ये हक है आपके पास। इन्वेस्टर को फायदा है क्या, इन्वेस्टर को फायदा है क्या, ये सिक्योर्ड होता है, मीन उसके अगेंस्ट कंपनी की कोई सिक्योरिटी आपके पास होती है जो बेच के आप अपने पैसे निकलवा सकते हो। इन्वेस्टर को फायदा है क्या कि लिक्विडेशन में पहला राइट आपको मिलेगा, एसेट बेच के पहले पैसे आपको दिए जाएंगे, ऑनर्स को नहीं। लेकिन डेट का इन्वेस्टर के लिए नुकसान है, क्या नुकसान है कि वोटिंग राइट नहीं है इसके पास। क्या कह रहा है, मुदाखलत नहीं कर सकता, बस चुप करके बैठ जाएगा, इंटरेस्ट खाता रहेगा और कोई मुदाखलत नहीं है। कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट की होती, इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो वहां पे आपके पास वोटिंग राइट भी हैं, आप डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, मीन इज्जत प्रॉपर्ली ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको एक हड्डी मिलेगी जो आपने खानी है, प्रॉपर इज्जत नहीं है, आप चूं चा नहीं कर सकते। इन्वेस्टर के लिए डेट का नुकसान है क्या, हाई प्रॉफिट की सूरत में भी इंजॉय कौन करेगी, कंपनी, इन्वेस्टर नहीं इंजॉय कर सकेगा। मीन इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो कंपनी के प्रॉफिट हाई होने की सूरत में आप इंजॉय कर सकते थे। मीन ये मेनली नुकसान किसके हैं, इक्विटी के जो फायदे हैं, मीन इक्विटी होल्डर के जो फायदे हैं वो डेट होल्डर इन्वेस्टर के क्या है, नुकसान है। इन्वेस्टर को नुकसान है डेट में क्या कि डिबेंचर में अगर आपने डेट दिया है तो फिर वो सिक्योर नहीं है, पैसे डूब भी सकते हैं, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी भाग गई, एसेट अपने लेके भाग गई तो आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, किसी काम का नहीं है, उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी किसी श्योरिटी के पास थी नहीं। तो मेनली ये जो एडवांटेजेस हैं, अगर एग्जामिनर कह ले इक्विटी के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डेट वाले एडवांटेजेस इक्विटी के डिसएडवांटेजेस हैं और डेट के डिसएडवांटेजेस इक्विटी के क्या है, एडवांटेज है। हमारी बुक में इक्विटी के एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले तो हम ये डेट के एडवांटेज इक्विटी के डिसएडवांटेज इसके साथ लिख लो, जहाँ पे एडवांटेज लिखा हो इसके साथ लिख लो,
जगह है ना खाली, डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी, और डिसएडवांटेज वाली साइड पे लिख लो एडवांटेज ऑफ इक्विटी। मीन ये इन्वेस्टर के जो एडवांटेज हैं ये शेयर होल्डर के डिसएडवांटेज हैं, और जो इन्वेस्टर्स के डेट में डिसएडवांटेज हैं ये शेयर होल्डर के एडवांटेज हैं। यूं भी कहा जा सकता है, हाँ कहा जा सकता है। एक कंपनी को डेट का क्या फायदा होगा, कंपनी को डेट का क्या फायदा होगा कि कंपनी को सिर्फ फिक्स रेट पे करना है, डिविडेंड कम या ज्यादा नहीं करना, मीन प्रॉफिट कंपनी इंजॉय करेगी। कंपनी को फायदा क्या होगा, डेट होल्डर आके बस चुप करके बैठ जाएगा, आपने उसे हड्डी मीन इंटरेस्ट दे देना है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, आपको आके छेड़ेगा नहीं, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इक्विटी होल्डर आके डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी करता है, बेशक घर पे उसकी कोई सुनता ना सुनता हो, लेकिन बिजनेस में आके आपको अफेक्ट करेगा। क्यों, मेजर है तो चाहेगा मुझे इज्जत दी जाए, बात मानी जाए, चाहे जितनी भी इलॉजिकल हुई आपको बात मानना पड़ेगी। आप आगे से आर्ग्यू नहीं कर सकते, वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास, डेट होल्डर को वोटिंग राइट नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है, इंटरफेरेंस आपके बिजनेस डिसीजन में उसकी नहीं है। कंपनी को फायदा है डेट से क्या, ये प्रॉफिट जितने मर्जी हो आपको एक फिक्स रेट ही देना है। कंपनी को फायदा है डेट होल्डर का क्या कि इससे आपकी अर्निंग पर शेयर जो है वो डाइल्यूट नहीं होती, मीन चेंज नहीं होती। क्यों, इक्विटी पे जाते हो तो आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है, अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है, डिविडेंड पर शेयर भी कम हो जाता है। क्यों, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए ना, इक्विटी पे गए तो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो गए, तो उससे डिविडेंड पर शेयर भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से डिविडेंड पर शेयर निकलता है, तो अगर नंबर ऑफ शेयर इक्विटी पे जाने से ज्यादा हुए तो डिविडेंड पर शेयर कम, और अर्निंग पर शेयर भी इक्विटी पे जाने से कम हो जाएगी। तो डेट पे जाने से आपकी अर्निंग पर शेयर भी डाइल्यूट नहीं होती, चेंज नहीं होती, और डिविडेंड पर शेयर में भी कोई इफेक्ट नहीं आता, वो सेम रहता है। क्या कह रहा है, क्यों, इक्विटी पे जाने से डिविडेंड पर शेयर भी कम, अर्निंग पर शेयर भी कम, मीन ये डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी ही क्या है, एडवांटेज ऑफ डेट है। क्या कहला है, सो लो इश्यूएंस कॉस्ट, डेट की कॉस्ट कंपनी को कम पड़ती है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है। इश्यूएंस कॉस्ट भी इक्विटी की, अंडरराइटर की कॉस्ट है, ब्रोकर की कॉस्ट है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, तो वो ज्यादा होती है। फायदा है कंपनी को, डेट फौरी अवेलेबल हो जाता है, फौरी कैश मिल जाता है। इक्विटी में टाइम लगता है, शेयर बिकेंगे नहीं बिकेंगे, पता नहीं कब बिकेंगे, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। मेरे देश का बिस्किट गाला कर दिया तो शायद बिक जाएंगे, नहीं किया तो दुनिया को पता ही नहीं चला कि आपकी कंपनी भी, आपके शेयर्स भी हैं, तो फौरी नहीं बिकेंगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। कंपनी को डेट के नुकसान भी, क्या नुकसान है, सिक्योरिटी देना पड़ती है, सिक्योरिटी देना पड़ती है, और एसेट आप सारी जिंदगी बेच नहीं सकते, वो बैंक के पास ही पड़ा है। क्या कहला है, कई लोग जेवरात रखवा के लोन लेते हैं, तो कभी जेवर की ज़रूरत पड़ गई तो आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, बैंक के पास सिक्योरिटी पे पड़ा है, पैसे डेट के देंगे तो यूज़ कर सकते हैं। क्या कहला है, तो सिक्योरिटी के लिए एसेट देना पड़ते हैं जो आप बेच नहीं सकते, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो ये कंपनी को नुकसान है डेट का। इक्विटी में ऐसा कुछ सिक्योरिटी आपको नहीं रखवाना पड़ती, एसेट आप जब चाहो बेच भी सकते हो, पुराना हो गया बेच दो, रिप्लेस करना है आप रिप्लेस कर सकते हो। डेट में रिप्लेस करना मुश्किल होगा, क्यों, रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, जब तक डेट पे नहीं होता उस एसेट को आप छेड़ नहीं सकते। डेट का कंपनी को नुकसान है क्या, कंपनी लॉस में भी हो तो आपको रिटर्न देना है। कोरोना बैड टाइम चल रहा है, इकोनॉमी डाउन में चल रही है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहे, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना है जो आपको और ज्यादा डिप्रेस करता चला जाएगा। डेट का नुकसान है क्या, नॉन पेमेंट्स की सूरत में कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है। क्यों, लिक्विडेटर आ जाएगा। डेट का नुकसान है कंपनी को क्या कि लिक्विडेशन में पहले आपको डेट होल्डर को देना है, इक्विटी होल्डर को बाद में मिलना है। डेट का नुकसान है क्या, बोरिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। क्यों, गेयरिंग हाई हो जाती है तो फर्दर बारो करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी एसेट अगर आपके पास जितने थे वो एज ए सिक्योर रखा दिए हैं तो फर्दर सिक्योरिटी नहीं है जिसे आप बारो नहीं कर सकते। डेट का नुकसान है क्या, रियल कॉस्ट लाइकली टू बी हाई एज कंपेयर्ड विद अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस लाइक कन्वर्टिबल बॉन्ड पे आप लो रेट पे भी बॉन्ड इशू कर सकते हो, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे मार्केट रेट से लो पे भी आप बॉन्ड इशू कर सकते हो, ऐसी बात है। जबकि अगर आप बैंक लोन में जाते हो या नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करते हो तो वहां पे आपको रेट जो है वो ज्यादा पे इशू करना पड़ता है। तो कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको लो रेट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वो कन्वर्टिबल एक तरह का है ही क्या कि इसने कन्वर्ट होना है किस में, बाद में इक्विटी में, शेयर्स में। क्या ख्याल है, तो उसका रेट कम होता है। अगर आप प्योर डेट की तरफ जाते हो तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा रेट वेयर करना पड़ेगा, मीन वो अगेंस्ट कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये पॉइंट उसने बता दिया। डेट का नुकसान है क्या कि कंपनी हाईली गियर हो जाती है, और जितनी गियरिंग हाई होती है उतनी कंपनी हाई रिस्की होती है।
मीन नियर टू इंसॉल्वेंसी होती है। क्यों? गियरिंग हाई, एक आध आपने रीपेमेंट नहीं की तो फौरी से लिक्विडेटर आके ठा कर देगा जी। कौन सा हमें फाइनेंस लेना है, किस चीज पे डिपेंड करेगा? किस चीज पे डिपेंड करेगा? बेनिफिट्स पे डिपेंड करेगा कि आपने फाइनेंस लेके लगाना किस चीज पे है। ऐसे एसेट पे लगाना है जहां पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना है तो आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में जाना है। ऐसे एसेट पे इन्वेस्ट करना है जहां से शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलना है तो फिर आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज में ऑफ फाइनेंस में जाओगे। बैंक लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, लोन स्टॉक सारे के सारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। पार वैल्यू पे इशू होते हैं कि मार्केट वैल्यू पे इशू होते हैं? पार वैल्यू पे इशू होते हैं। रिडीम एट मार्केट वैल्यू होते हैं। रिडीम एट मार्केट वैल्यू होते हैं। ऐसी बात ही कैलकुलेशन हमने की, क्या कह रहा है? और मार्केट वैल्यू किसी डेट की कैसे निकालते हैं सीख चुके हम। डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस। आगे उसने कुछ दोबारा से फिर बातें कर दी। कमर्शियल पेपर क्या होता है, लोन नोट क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकालोगे? मीन बॉन्ड एक इशू किया, इतनी नॉमिनल वैल्यू वाला, उस पर कूपन रेट ये है। ये नीचे एक एग्जाम्पल 1 मिल रही है, इसके ऊपर एक फार्मूला मार्केट वैल्यू का नजर आ रहा है। मार्केट वैल्यू डेट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट अर्निंग इनटू एंटी फैक्टर, ऐसी था। 5 सालों पे आपने क्या किया, इंटरेस्ट मीन कूपन रेट का एंटी फैक्टर ले लिया प्लस रिडम्पशन वैल्यू और उसको क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया 5 ईयर्स पे, तो आपके पास क्या आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ गई। ऐसे होता है जब कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू मीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। कैलकुलेट किया हुआ हमने। नीचे एक एग्जांपल उसने दे दी, इंटरेस्ट पर एनम ₹490, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। किसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? किसका? इन्वेस्टर का। लोन एग्रीमेंट 5 years, इंटरेस्ट रेट 7%, रिडम्पशन वैल्यू 7% प्रीमियम, लोन अमाउंट 7,000। ये इंटरेस्ट रेट क्या है? कूपन रेट 7% क्या है? रिडम्पशन वैल्यू 107। क्यों? हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं 100 फेस वैल्यू अज्यूम करते हुए, तो उसमें हमें कूपन रेट मिल गया 7%, उसमें हमें ईयर्स भी मिल गए 5 years। क्या ख्याल है? रिडम्पशन वैल्यू भी मिल गई। 100 कितने में रिडीम होगा? 107 में। तो एक 100 वाले बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकाल लोगे, उसको हम 7,000 जो उसकी बुक वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 100 करके तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ दिस 7,000 लोन आ जाएगी। क्या ख्याल है? निकाली जा सकती है। इसने पता नहीं कैसे पूरी वैल्यूज यूज करके निकाली है, हम अपनी कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। उससे नेक्स्ट गए तो एक टॉपिक में मिला चार्ज मॉर्गेज ऑन लोन स्टॉक। चार्ज या मॉर्गेज ऑन लोन स्टॉक, कि आप कोई भी लोन लेते हो तो अपने कुछ एसेट एज ए सिक्योरिटी रखवाते हो, कुछ एसेट एज ए सिक्योरिटी रखवाते हो। क्या कह रहा है? तो ये जो एसेट आपने एज ए सिक्योरिटी रखवाए हैं, ये क्या है? एसेट अंडर चार्ज है, इसके ऊपर आपने क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। अब उसमें एसेट, अगर तो आपके पास कोई नॉन करंट एसेट है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, वो आपने एज ए सिक्योरिटी रखवा दिया। क्या कह रहा है? जब तक आप लोन की अमाउंट पे नहीं कर देते तब तक वो एसेट बेच नहीं सकते। ऐसे होता है। ये क्या है? फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज या मॉर्गेज। ठीक हो गया? मीन एसेट लॉन्ग टर्म, मीन नॉन करंट आपने रखवाया, जब तक लोन पे नहीं होता तब तक वो एसेट आप बेच नहीं सकते। मीन एसेट क्या हो गया? फिक्स हो गया। मीन इसके ऊपर क्या है? फिक्स्ड चार्ज है। अब समटाइम आपके पास कोई नॉन करंट एसेट नहीं होता, या होता है आपने ऑलरेडी उसके ऊपर सिक्योरिटी रखवा के लोन लिया होता है, फर्दर लोन आपको चाहिए, बैंक कहता है सिक्योरिटी दो, तो आप क्या कहते हैं? यार ये मेरा इन्वेंट्री का एक गोदाम है, इसमें काफ़ी सारी इन्वेंट्री पड़ी है, तब तो मेरे पास यही मेरी एक वर्थ है जो मैं रखवा सकता हूँ। बैंक ने कहा ठीक है ये रखवा दो, लेकिन ये तो कम ज़्यादा होती रहती है, ये तो कम ज़्यादा होती रहती है। तो बैंक कहता है चलो ठीक है, आओ हम एक गेम खेलते हैं। ये कम ज़्यादा होती रहती ना, तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट भी क्या होता रहेगा? फ्लोट होता रहेगा। लेकिन एक ये मिनिमम इतनी इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। मीन आप इसमें से ठीक है बेचो भी खरीदो भी, लेकिन मिनिमम इतनी इन्वेंट्री आपने मेंटेन करनी है, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। क्यों? जब मिनिमम रीच होगी तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? फर्दर ट्रेड करने के लिए और इन्वेंट्री बाय करना पड़ेगी पहले, फिर फर्दर ट्रेड कर सकोगे। ठीक हो गया? इन्वेंट्री बैलेंस चूंकि फ्लक्चुएट होगा तो रेट भी क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। ये क्या? फिक्स चार्ज नहीं, फ्लोटिंग चार्ज। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि अगर आप मिनिमम इन्वेंट्री से नीचे गए तो फिर क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया।
फिर क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो सर में फिर फ्लोटिंग चार्ज नहीं रहेगा, फिर चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, चार्ज फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, मीन डिपेंड करता है आप जो सिक्योरिटी रखवा रहे हो बैंक के पास, आइदर वो नॉन करंट एसेट रखवा रहे हो तो फिर क्या है, फिक्स चार्ज है। अगर कोई करंट एसेट लाइक इन्वेंट्री रखवा रहे हो तो फिर क्या होगा, फ्लोटिंग चार्ज। लेकिन उसमें अगर डिफॉल्ट होगा तो चार्ज फिर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, फ्लोटिंग नहीं रहेगा। हाँ, इसको पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है लोन स्टॉक में बी सिक्योर्ड थ्रू अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। अ फिक्स्ड चार्ज मे बी ऑन स्पेसिफिक एसेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, मीन नॉन करंट एसेट। The specified asset cannot be sold while the loan is outstanding। क्यों, फिक्स चार्ज है इनके ऊपर, तब तक आप इनको सेल नहीं कर सकते जब तक लोन पे नहीं हो जाता। A floating charge is a charge on a class of assets such as inventory, receivables or machinery, जो बिकती रहती है, आती रहती है, नहीं मीन जिसमें चेंज होता रहता है, मीन फिक्स नहीं रहती वो चीज। सेल ऑफ सम एसेट ऑफ द क्लास इज परमिटेड, ये एसेट आप सेल कर सकते हो, लेकिन एक इतनी अमाउंट तक के एसेट आपने फिर भी रखने हैं, उससे नीचे इन्वेंट्री नहीं जानी चाहिए। नॉर्मली ये इन्वेंट्री पे ही होता है, ये साथ उसने रिसीवेबल्स और मशीनरी भी लिख दिया, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन नॉर्मली इन्वेंट्री पे ही होता है कि इतनी मिनिमम इन्वेंट्री फिर आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। इससे ऊपर वाली आप कम ज्यादा कर सकते हो, बेच सकते हो, नहीं खरीद भी सकते हो, लेकिन इसे नीचे नहीं जानी चाहिए। सो व्हेन अ फॉल्ट अराइज, फॉल्ट का मतलब क्या, मीन आपने मिनिमम इन्वेंट्री बैलेंस मेंटेन क्या कहला है, उसमें से आपने फर्दर इन्वेंट्री बेच दी और खरीदने की बजाय। सो व्हेन अ फॉल्ट अराइज सच अ डिफॉल्ट in payment of interest is a floating charge converts into a fixed charge on the specific class of asset। तो फिर चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, अब फ्लोटिंग नहीं रहेगा फॉल्ट की सूरत में। हाँ, अगर फॉल्ट नहीं होता, मिनिमम इन्वेंट्री आप मेंटेन रखते हो, तो फिर चार्ज क्या होगा, फ्लोटिंग ही चलता रहेगा। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन स्टॉक फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल मीन फ्लोटिंग भी हो सकता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब क्या, जो डिस्काउंट पे इशू होंगे और एंड पे आपको फेस वैल्यू रिडम्पशन पे मिलेगी, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट क्या होगा, ये डिस्काउंट और फेस वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस, एग्जांपल दी जा सकती है, एग्जांपल दें। डीप डिस्काउंट बॉन्ड कौन से होते हैं, ट्रेजरी बेस जो इशू होते हैं डिस्काउंट पे, और एंड पे आपको क्या मिलती है, फेस वैल्यू मिलती है। जीरो कूपन बॉन्ड, ये कौन से बॉन्ड होते हैं, जिनका कूपन रेट मीन इंटरेस्ट क्या है, जीरो है, इंटरेस्ट रेट क्या है, जीरो है। जीरो कूपन बॉन्ड कौन से होते हैं, जिनका कूपन रेट जीरो है। कुछ ऐसे बॉन्ड लाइक बैंक लोन की तरह के होते हैं जिनका कूपन रेट नहीं होता, एक इंटरेस्ट रेट ही आपको उसके ऊपर मिलना है। क्या कहला है, किसको, डेट होल्डर को। या आपने लोन लिया है, लोन लिया तो बैंक को आपने क्या देना है, एक इंटरेस्ट की अमाउंट जो उसके ऊपर फिक्स है वही देनी है। हाँ, इस तरह से कंपनी कोई बॉन्ड भी इशू कर सकती है जिनका कूपन रेट क्या है, जीरो है। कूपन रेट जीरो है तो इंटरेस्ट आपने देना है, तो इंटरेस्ट देना कब है, ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन देना है आपने। क्यों, कूपन रेट क्या है कि एवरी ईयर आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो जीरो कूपन क्या है कि एवरी ईयर कुछ नहीं मिलेगा, एंड पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अमाउंट भी मिलेगी और साथ आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। या अभी आप डिस्काउंट पे ले लो, अभी आप डिस्काउंट पे ले लो, मीन 100 फेस वैल्यू वाला अभी आप 80 पे ले लो, क्या ख्याल है, एंड पे आपको कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। मीन अभी मुझे 80 दे दो इस बॉन्ड के अगेंस्ट, बीच में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एंड पे मैं आपको कितना दूंगा, 100 दूंगा। तो इसमें कूपन रेट क्या हो गया, जीरो। लेकिन जो बीच में 20 है, ये डिफरेंस क्या है, एक तरह का इंटरेस्ट ही आप पे कर रहे हो। क्या ख्याल है, ठीक है, जीरो कूपन पॉइंट, कूपन रेट नहीं है। कूपन रेट होगा तो फिर आपको 100 पे इशू करना पड़ेगा, एंड पे आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू पे करोगे, साथ इंटरेस्ट भी पे करोगे। जब कूपन रेट है ही नहीं, कूपन रेट है ही नहीं, मैं आपको 5 साल बाद 100 दूंगा, बीच में इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तो अभी फिर वो इन्वेस्टर आपको कितना देगा, क्या 100 दे के 100 ही लेगा, नहीं, अभी फिर आपको क्या देगा, 80 देगा। क्या कह रहा है, तो बीच का ये जो डिफरेंस है कि आपने आज 80 लिया और कोई इंटरेस्ट आप 5 साल पे नहीं कर रहे, 5 साल बाद आपने क्या देना है, 100, तो इन्वेस्टर को क्या मिला, 20। ये 20 क्या है, एक तरह का इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें कूपन रेट नहीं था। कूपन रेट क्या है, जो आपने 5 साल इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो ऐसा बॉन्ड जो डिस्काउंट पे इशू होगा, फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, आपने ड्यूरिंग टर्म जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, वो उसे क्या नाम दिया जा सकता है, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। इसके आगे कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ आगे हमारे पास और भी कन्वर्टिबल बॉन्ड के एडवांटेजेस हैं। ये फुली कल कवर करके साथ हम एक नया टॉपिक इस्लामिक फाइनेंस कवर करेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चन मस्ट आएगा ही आएगा। इन इस चैप्टर में से और कोई चीज़ आए ना आए, इस्लामिक फाइनेंस
मस्ट टेस्ट किया जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाला एरिया टेस्ट नहीं होगा, नहीं, ये भी टेस्ट होगा, ये भी टेस्ट होगा, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस के ज़्यादा चांसेस हैं टेस्ट होने के, क्योंकि